लोगों ने कल जो पढ़ा था वो था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन टू करंट। जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट को जो ऑपोजिशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था। रेजिस्टेंस का अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो इट वाज ओम। रेजिस्टेंस के हम लोगों ने टोटल 3 फार्मूले देखे थे। पहला फार्मूला जो रेजिस्टेंस का यूज किया था वो था वोल्टेज अपॉन करंट, R = V अपॉन I। दूसरा फार्मूला जो अपन ने देखा था वो था स्लोप ऑफ द VI ग्राफ। जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है VI ग्राफ, उसका जो स्लोप होता है tan थीटा, वो आपके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तीसरा जो अपन ने पढ़ा था वो R = rho L अपॉन A। 3 फार्मूले हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर रेजिस्टेंस को के फैक्टर्स अपन ने देखे थे। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया वाला कॉन्सेप्ट हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं। आगे वाले टॉपिक जो आएंगे उसके अंदर अपन लोग टेंपरेचर और मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। फिर अपन लोगों ने रेजिस्टिविटी स्टार्ट किया था। रेजिस्टिविटी के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि किसी भी एक ऐसा मटेरियल जिसका लेंथ 1 यूनिट है और उसका एरिया जो है वो भी 1 यूनिट है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का वो आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है। यानी कुल मिला के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है वही आपका रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टिविटी का लेंथ और एरिया से कोई लेना देना नहीं होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी केवल और केवल 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक टेंपरेचर और दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ρ = RA अपॉन L हमने स्टडी किया था, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम × मीटर हमने स्टडी किया है। डन। आज का जो टॉपिक है उसको लिखेंगे अपन लोग कंडक्टेंस। क्या लिखेंगे हम लोग? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं। ठीक है। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो एग्जांपल सा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कंडक्टेंस हो जाएगा 1/R। क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस का फार्मूला क्या हो गया आपका? 1/R। अगर इसके ऐसा यूनिट की बात करें, किसकी बात करें अपन इसका ऐसा यूनिट, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या पढ़ा जाएगा इसको? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं अपन लोग? साइमन। ठीक है। अगला कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को किससे बताएंगे अपन? सिग्मा। देखिए कंडक्टेंस किसका उल्टा होता है? रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टिविटी किसका उल्टा होगा? रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि कंडक्टिविटी सिग्मा का जो फार्मूला आएगा इट विल बी 1/ρ। सिग्मा का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका? 1/ρ। और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा भैया? ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो गया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट को देखना, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। लुक एट हियर। देखिएगा कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आपको दे रखा है कि एक वायर है, मान लीजिए वायर कॉपर का बना हुआ है। किसका बना हुआ? कॉपर का। और इस वायर का लेंथ जो गिवन है वो कितना है? L। और उसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है आपको? A। ठीक है। अब आपसे क्या बोला जाता है? आपको बोला जाएगा कि इस वायर की लेंथ को खींच के अपन लोगों ने डबल कर दिया। इस वायर की लेंथ को खींच के क्या कर दिया? मैंने ये नहीं बोला है कि इसके अंदर एक नया वायर जोड़ा है। मैंने क्या बोला? सेम वायर है और उसी वायर की लेंथ को खींच के क्या कर दिया अपन लोगों ने? डबल कर दिया। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, या तो उस वायर को कंप्रेस करके उसकी लेंथ को चेंज किया जाएगा, या उस वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को चेंज किया जाएगा। यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले केस बनते हैं।
मैं केवल और केवल यहाँ पे एक्सपेंशन वाला बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन वाला आपने शॉर्ट में बता लिख देंगे, है ना। देखिए इधर इस वायर की लेंथ को खींच के क्या कर दिया जाता है, डबल, ये इस प्रकार से। ये नया वायर खींचने के बाद में, और इसका लेंथ कितना हो गया, L2 की अगर बात करें तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, L1, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1। डन। आपको इस नए वायर का रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इस नए वायर का रेजिस्टेंस। अब देखिए इधर रेजिस्टिविटी अगर पूछ ले आपसे कि इस नए वायर का रेजिस्टिविटी कितना है, तो कल हमने क्या पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी केवल और केवल दो सूरत में बदलेगी, या तो ये मटेरियल बदल दो, नहीं तो इसका टेम्परेचर बदल दो। अब नहीं तो हमने मटेरियल बदला, नहीं हम लोगों ने यहाँ टेम्परेचर बदला, तो यानी कि इस वायर का रेजिस्टिविटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा। अब वायर का लेंथ डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, जितना मर्जी उतना कर दो, जब तक आप इसका मटेरियल चेंज नहीं करोगे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। रेजिस्टिविटी बदलेगा अगर आप इस कॉपर की जगह कुछ दूसरा मटेरियल यूज कर दो। आपसे इसका रेजिस्टेंस पूछा जाता है, तो पहले अपन इसके, क्या इसका एरिया गिवन है हमको, नहीं है। क्या मैंने इसका मटेरियल काटा है कुछ, क्या वायर में कुछ काट पीट की है मैंने, नहीं किया, खाली वायर को क्या किया, खींचा। तो वॉल्यूम तो अभी भी वायर का कैसा है, वायर को अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तब भी वॉल्यूम सेम रहेगा, और उसको अगर एलोंगेट कर दूंगा, एक्सपांड कर दूंगा, खींच के स्ट्रेच कर दूंगा, तो भी कैसा रहेगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। यानी हम बात करेंगे कि वॉल्यूम बिफोर कैसा हो रहेगा आपका, वॉल्यूम आफ्टर, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम। वॉल्यूम की अगर फॉर्मूले की बात करें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। A1 L1 एरिया चेंज नहीं होगा, करेंगे ना, A2 इनटू क्या बनेगा, ये L2। एरिया 2 तो मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा एरिया 1 कितना है आपका, A, लेंथ 1 कितना है आपका, L। A2 हम लोगों को नहीं पता, लेकिन L2 हमको पता है क्या है, ट्वाइस ऑफ L। तो यहाँ से अगर A2 की बात करें तो ये क्या आया, A2 A इनटू क्या है, ये आपका L अपॉन क्या बन रहा है आपका 2L इज इक्वल टू क्या बना, ये आपका A2। L से L कैंसिल आउट हुआ, तो बताइए सेकंड वायर का एरिया कितना हो चुका है आपका, पहले वाले का आधा हो चुका है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और बिल्ड होता है अपना, और अपन लोग जनरली देखते भी हैं कि किसी वायर को अगर आप खींचते हो तो उसका एरिया जो उसकी थिकनेस है वो पतली होती है। वायर को खींचने से मोटा होगा या पतला होगा, पतला होगा ना, तो एरिया रिड्यूस हो गया। तो अगर वायर के लेंथ को डबल कर दिया, इधर देखो एक बार, अगर वायर के लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। और अगर वायर के लेंथ को हाफ कर दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल। और कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने इसके अंदर किसी प्रकार का मास चेंज नहीं किया, वायर को काटा नहीं है या इसमें जोड़ा नहीं है। डन। अच्छा एरिया मिल गया, तो रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को R2। क्या चाहिए मुझे, रेजिस्टेंस R2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ρ2 L2 अपॉन क्या बनेगा, ये A2। देखो इधर क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी इस केस में, वो तो पहले वाली तो रहेगी। तो अगर पहले वाली रहेगी तो R2 की बात करेंगे तो रो L2 कितना है आपका 2L, और A2 कितना है आपका A/2। ये 2 घूम के कहां चला जाएगा भैया, ऊपर की साइड चला जाएगा। तो R2 की अगर बात करें तो ये कितना बन रहा है, रो इनटू 2L इनटू क्या है, ये 2/A। तो अगर R2 की बात करें तो ये कितना आ रहा है, 4 इनटू रो L/A। व्हाट इज रो, resistivity of conductor before stretching. What is L, length of the conductor before stretching. What is A, area of the conductor before stretching. यानी ये this is the resistance of the wire before stretching, यानी ये R1 हो गया आपका इस केस में। तो हम लिख सकते हैं कि R2 is equal to कितना आ रहा है, 4 times of R। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है यहाँ से। क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा यहाँ से, तो देखिए मैंने वायर का लेंथ कितना किया, समझो इधर मैंने वायर का लेंथ कितना किया, डबल। तो यहाँ रिजल्ट में क्या आया, 4। अगर मैं वायर का लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा था तो यहाँ रिजल्ट क्या होता, 9। स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। अगर ये रिजल्ट में 4 टाइम्स बढ़ा था तो रिजल्ट कितना बदलता, 16 टाइम्स बदल जाता। यानी मैं कह सकता हूँ कि इफ एनी वायर इज stretched
by n times then its resistance changes by n square. अगर मैं किसी वायर का लेंथ कितने गुना चेंज करूं n टाइम्स, स्ट्रेच बोला है मैंने, क्या बोला है स्ट्रेच, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंजेस क्या लिखना है आपको, रेजिस्टेंस चेंजेस, और चेंजेस में भी हम क्या लिखेंगे इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा इसके अंदर, बढ़ेगा, स्ट्रेच किया है n टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि r डैश विल बी इक्वल टू व्हाट n स्क्वायर इनटू r, समझ आया क्या बनेगा, n स्क्वायर टाइम्स n स्क्वायर तो किया मैंने, n टाइम्स स्ट्रेच किया तो उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, n स्क्वायर टाइम्स चेंज होगा, आई बात समझ में। अच्छा अगर मैं इसको कंप्रेस करता तो n स्क्वायर टाइम्स ही चेंज होता, कैसे होता तो उसको देखिए, if any conductor is compressed by n times, then its resistance changes, इस बार क्या होगा, decreases by n square times, समझना इधर एग्जाम्पल समझना, इसका एग्जाम्पल तो ये रहा, इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल ये रहा, इस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखिए, ये एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है L और इसका एरिया कितना दे दिया मैंने, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, इसको क्या कर दिया मैंने कंप्रेस, कितना कंप्रेस कर दिया, पहले लेंथ कितनी थी L, अब नई लेंथ कितनी होगी L/2, यानी आधा कर दिया, कितना कर दिया आधा, तो इस केस में बताओ n का वैल्यू कितना है, हाफ या 2, इस केस में L का वैल्यू कितना है हाफ या 2, हाफ है, और इस केस में n का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, इस केस में कितना आएगा, तो हमारा नया रेजिस्टेंस की अगर बात करें r डैश, तो ये कितना होगा n स्क्वायर इनटू r, बताइए n कितना था 1/2, और इस पूरे का क्या करना है मुझे स्क्वायर इनटू क्या है ये r, तो r डैश कितना आ जाएगा 1/4 इनटू, समझ आ गया ये वाला, उसमें 4 मल्टीप्लाई में आया है, इसमें 4 कहाँ आ गया, इसमें n टाइम्स n स्क्वायर टाइम्स बढ़ा और इसमें n स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हुआ, समझ आया पक्का, स्टार्ट करेंगे। अब हमको जो स्टडी करना है वो है चार्ज कैरियर्स, क्या है चार्ज कैरियर्स, समझना इधर, हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मटेरियल पाए जाते हैं, हमको इस चैप्टर में विशेष करके 2-3 टाइप के मटेरियल को स्टडी करना है, और मेजरली उसके अंदर काम करते हैं कंडक्टर्स। सो व्हाट इज अ कंडक्टर, दीज आर द मटेरियल्स which allows the movement of charges through them, and insulators the materials which do not allow the movement of charges through them। फर्क क्या होता है दोनों में, इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते, जबकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं, तो ऐसा बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, क्यों कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं और क्यों इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते, हम उसको अब स्टडी करते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये एक कंडक्टर है, ये क्या दे रखा है आपको, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर का टुकड़ा है, अब कंडक्टर है यानी इट इज द पार्ट ऑफ मैटर, और मैटर है यानी ये किसका बना होगा, एटम्स का बना होगा, तो ये इसके अंदर एटम्स हैं, ये इसके अंदर क्या बने हुए आपके एटम्स,
दीज आर द एटम्स। एटम्स के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या घूम रहे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या घूम रहे होते हैं उसके चारों तरफ? फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं चारों तरफ। कौन रिवॉल्व कर रहे हैं इसके? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये मैंने कंडक्टर बनाया है नॉर्मल कंडीशन में, जब वहां पे अपन लोगों ने बैटरी वगैरह कुछ भी जोड़ा हुआ नहीं। अब हम लोगों ने मान लो यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, चलो बैटरी जोड़ने से पहले की बात करते हैं। तो एक ये मटेरियल है और ये कौन सा मटेरियल है आपके? कंडक्टर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। अब ये जो मटेरियल होते हैं ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसका, उसके इलेक्ट्रॉन्स है, और ये लूजली बाउंडेड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर बात करते हो तो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जैसे आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल के होते हैं। आउटर मोस्ट सेल कौन क्या कहलाता है? तो वैलेंस सेल कहलाता है। तो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है और ये वैसे भी लूजली बाउंडेड है। इनको कहीं से एनर्जी रिसीव होती है। क्या रिसीव होती है? एनर्जी। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर ये स्टडी तो किया है कि ये बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि इनके पास कुछ एनर्जी का कमी है। बोर वाला जो स्टडी है आपका पूरा नील बोर का है ना, एटॉमिक मॉडल पूरा पूरा, उसके अंदर आपको क्लियर होता है कि इनके पास कुछ एनर्जी की कमी होती है, जिसके कारण ये बंधे हुए हैं। और फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको लिखवाया है कि अगर एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब बताइए न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी इनका एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एनर्जी क्या सिंबलाइज करती है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी की कमी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी की कमी है, इनको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनका एनर्जी दोगे तो एनर्जी पॉजिटिव होते जाएगी, नेगेटिव से इसको जीरो कर देंगे, एनर्जी क्या कर देंगे? जीरो। अगर इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा ना, उसके बाद क्या ये इससे पकड़ा हुआ रहेगा? ये तब तक उसको अट्रैक्ट करेगा जब तक इसका एनर्जी कैसा रहेगा? नेगेटिव। जैसे ही इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन अपना वर्क छोड़ देगा, वो जो घूमने वाला काम है वो उसको क्या कर देगा? ये छोड़ देगा। डन। तो इनको कहीं से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जनरली मिलती है रूम टेम्परेचर से। कहां से मिलती है? ये जो थर्मल एनर्जी आपके आसपास में जो हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी इन कंडक्टर्स को मिलती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या रिसीव करता है? हीट एनर्जी। क्या रिसीव करता है ये आपका? हीट एनर्जी। कहां से रिसीव करता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से इनको हीट एनर्जी मिलती है। अब पहले से इसका एनर्जी नेगेटिव था, अब इसको क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। जब इसको एनर्जी मिलेगा तो ये अपना काम छोड़ देगा, ये अपना काम। तुम्हें भी अचानक से पैसा मिल रहा है तो क्या करते हो? आजाद हो जाते हो, होते हो नहीं होते हो? अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हो। तो इसको भी अचानक से कहीं से एनर्जी मिल गई, पहले एनर्जी की कमी थी, अब अगर एनर्जी आ गई अचानक से कहीं से तो ये क्या करेगा? खुद को फ्री कर देगा और ये अपना काम छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद ये कहां चला जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? नहीं लगा रहा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। क्या हो चुका है? इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको अपन? इसी प्रकार से ये भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं घूमता रहेगा। अच्छा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब सुनना दूसरी बात है, ये सारे आगे कॉन्सेप्ट में काम आने वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तब ये इस टुकड़े को छोड़कर बाहर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? ये इस टुकड़े में से बाहर जा पाएगा नहीं जा पाएगा? तो ये इस टुकड़े को नहीं छोड़ सकता। ये जो वायर का टुकड़ा है आपका, जो उसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता उसको देखिए। अगर मैं इस पूरे टुकड़े की बात करूं, वायर के टुकड़े की बात करें, तो ये वायर का टुकड़ा कैसा है? न्यूट्रल है, इसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो इससे क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्जेक्ट व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वापस क्या करेगा? इसको खींच लेगा। ये आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि आगे चारों तरफ कौन है? एयर, व्हिच इज एन इंसुलेटर। तो इसका मूवमेंट अलाउ नहीं होता। तो मूवमेंट अलाउ नहीं करता, जैसे ही बाहर निकलता है ये इसको वापस अंदर खींच लेता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण।
तो क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस टुकड़े में से बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। दूसरा, जब ये इसके अंदर से बाहर निकला था तो यहाँ आके रुक जाएगा या चलता रहेगा? तो ये चलता रहेगा इनर्शिया के कारण। इसके कारण चलता रहेगा इनर्शिया के कारण, क्योंकि जैसे पहले से ये मूव कर रहा था और मूव करते करते अचानक से ये बाहर आ जाता है। तो ये वाले पार्टिकल्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेस्ट कंडीशन पे होते हैं इस टुकड़े के अंदर या मोशन वाली कंडीशन में होते हैं। तो ये मोशन वाली कंडीशन में होते हैं। कौन सी कंडीशन में होते हैं? मोशन। ये एक वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इसको इसका इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी आपका 1000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। 1000 मीटर पर सेकंड, सॉरी, कितना होता है? 1000 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। इतनी जबरदस्त स्पीड के साथ ये चलते हैं, लेकिन फिर भी इस टुकड़े से बाहर नहीं आ पाते। समझ आया? तो कंडक्टर्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इंसुलेशन कैसे? किसके ऊपर? वो तो अलग केस के कारण है। आपका चार्ज लीक ना हो, इस कारण से होती है, आपको बचाने के लिए करी थी, ठीक है ना? बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या टुकड़े को छोड़ के बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। टुकड़े को छोड़ के बाहर नहीं आ सकते। आई बात समझ में? ये इसके अंदर भी कहीं न कहीं घूमते रहेंगे और एक जबरदस्त वेलोसिटी से घूमते हैं। अच्छा, जब ये चलते हैं तो इसके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं, मर्जी हो उधर जा सकते हैं। तुम गरीब हो, मान लो ऐसा, तुम्हारे पास अचानक से पैसा आ गया, तुम कहाँ जाओगे? मर्जी हो उधर, कोई फिक्स प्लान नहीं होता हमारा कि इधर ही जाना है, जिधर मर्जी उधर चल पड़ते हैं। तो रैंडम डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, या रैंडम होते हैं। तो दीज आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन का मतलब जिधर मर्जी हुई उधर चल पड़े, लेकिन रुके हुए नहीं होंगे, लेकिन रुके हुए नहीं। डन। दूसरा, इसकी जगह पर एक कंडक्टर, एक मटेरियल होता है कुछ ऐसा सिमिलर दिखता है। ये उसके एटम्स हैं, बीच में कौन है भैया? न्यूक्लियस है, और चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं कि फ्री है? न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि इनके पास में कुछ एनर्जी की कमी है। कुछ एनर्जी की क्या है? कमी। उस कमी के कारण ये छोड़ नहीं पा रहे। ये मटेरियल जो है, ये आपका इंसुलेटर। क्या है आपका? इंसुलेटर। अब सुनिएगा, तो क्या एनवायरनमेंट से जो हीट एनर्जी मिलती है वो खाली कंडक्टर्स को ही मिलती है, या ये रिसीव नहीं करते? क्या ये भी तो करेंगे। इसको भी एनर्जी मिली, इसको भी क्या मिली? ये एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलती है एनवायरनमेंट से भैया? हीट एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आगे जाके आप देखोगे एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी होती है, ठीक है? लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब सुनो, यहां से ये हीट एनर्जी आई, इस इलेक्ट्रॉन ने रिसीव की, क्या ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ेगा। आपके साथ ऐसा होता है, आपको कहीं बार ट्रिप पे ले जाने की बात करते हैं, तो एक कॉमनली क्लास के अंदर बात किया जाता है कि आपको इस जगह पर ट्रिप पे ले जाया जा रहा है, कि सारे बच्चे सहमत होते हैं उससे? कुछ क्या बोलेंगे यस, और कुछ क्या बोलेंगे नो। ये दो प्रकार के बच्चे हैं नेचर के, दोनों को सेम चीज मिल रही है। कुछ ऐसे हैं जो यस बोल रहे हैं कि हाँ हम फ्री हो जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि हम फ्री नहीं होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से रिसीव बाहर नहीं आ जाता। फिर टीचर क्या करता है? थोड़ी सी मेहनत करता है, उनको थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि ऐसा होगा, वहां सपने दिखाए जाते हैं उनको। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मना कर देते हैं, सर स्पष्ट रूप से मना है, हमको नहीं जाना है। आप उनको फिर बाद में कितना भी मैनिपुलेट करिए, वो मना ही करेंगे। आप इनको, ये कुछ ऐसे मटेरियल है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी प्रकार से कितना भी एनर्जी दे दीजिए, इनको आप आग के ऊपर रख दो, फिर भी ये क्या बोलेंगे? हम फ्री नहीं होंगे। ये जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करेंगे। तो ये होते हैं इंसुलेटर्स। कौन होते हैं आपके? इंसुलेटर। तो बेसिक डिफरेंस अगर बात किया जाए तो कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर क्या नहीं होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आगे क्या है। आगे ये है कि इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इसको मैंने किस में रख दिया भैया?
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस है और ये क्या चाहिए आपका माइनस है, प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट टू दी नेगेटिव प्लेट। हमने हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, Q into E। कितना फोर्स लगता है, F = Q into E। और उस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे सारे के सारे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो अब चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये इसके अंदर चार्जेस का मोशन हो रहा है। अब इसमें कौन है चलने वाला, बताओ, कोई है ही नहीं, तो क्या ये चलाएगा उसके अंदर, तो क्या ये करंट बनाएगा, ये वाला करंट का डेफिनेशन ही क्या है कि मोशन ऑफ चार्ज। इसके अंदर चार्जेस का मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। इसके अंदर चार्जेस का मोशन कहां से होगा, चार्ज ही नहीं है तो होगा कहां से, चार्ज भी तो होना चाहिए चलने के लिए। तो इसके पास में अगर बेसिक सा डिफरेंस का बात किया जाए कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस इस बात का है कि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगर कंडक्शन की बात आए, करंट बनाने की बात आए, तो करंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है हमेशा, कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो हु इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन, करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं आपके। ये पूरा समझ आ गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ठीक है, क्या डिफरेंस है कि कंडक्टर्स में क्या होता है और इंसुलेटर्स के पास में। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी कंडक्टर के पास में 1 क्यूबिक मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 to power 28। रिमेंबर कितने होते हैं, 10 to power 28। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मीटर क्यूब, 10 to power 28। नाउ let us talk about charge carriers. What is the charge carrier? Those charges which carry charge with them. जो चलते हैं तो अपने वह पार्टिकल्स जो चलते हैं तो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, चार्ज लेके चलते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, चार्ज कैरियर्स। So those particles which carries charge with them during their motion। वह पार्टिकल्स जो अपने मोशन के दौरान क्या साथ में लेके चलते हैं, चार्जेस लेके चलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं या चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अच्छा, पहला मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंडक्टर्स के अंदर बताइए चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ चार्ज कैरियर्स लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखना। इधर मैंने कंडक्टर लिखा तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंसुलेटर्स। बताइए भैया इंसुलेटर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होता है, कोई नहीं होता। इंसुलेटर में चार्ज कैरियर कोई नहीं होता, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा, कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं ना, कुछ एक, सारे नहीं होते, कुछ एक इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर जाते हैं, सारे नहीं होते हैं। कुछ एक उसमें ऐसे होते हैं जो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फ्री, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन फिर क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे, लेकिन सारे नहीं होते। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग ज्यादा होता है। उसका कारण क्या होता है, उसके ऊपर आपने एक ऐसा मटेरियल देखा होगा, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, ऐसा कुछ कि नहीं होता होता है ना, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं ना, इंसुलेटर। ये इंसुलेटर पोर्सिलिन का बना होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है, पोर्सिलिन का। ये मटेरियल क्या करता है कि गर्मियों में इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या करेगा, अपने कुछ एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। अगर फ्री करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे, जिसके कारण शॉर्ट सर्किटिंग होती है। और ये शॉर्ट सर्किटिंग गर्मियों के दिनों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंसुलेटर्स में क्या लिखेंगे, एट वेरी हाई टेम्परेचर
कौन होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाई टेम्परेचर पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हर बार नहीं होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वहीं पे ये सारी कहानी होती है। नंबर थर्ड के अंदर हमको लिखना है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं आपके, एक तो बताया ना अभी पॉसिबल नहीं, ठीक है, और बेहतर नहीं, ठीक है, बड़े इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो देखिए जो सेल का सॉल्यूशन होता है, अपन सेल बनाते हैं लैब्स के अंदर, तो उसके अंदर अपन पानी भरते हैं, एक सॉल्यूशन भरते हैं, वो सॉल्यूशन सेल का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहता है, कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ध्यान रखना दोनों चार्ज करिए होते हैं आपके कैटायंस एंड गलत लिख दिया ना, CATION, ठीक है, एंड ठीक है, कैटायंस और एनायंस, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखना एकमात्र केस, एकमात्र तो नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर पॉजिटिव भी करंट बनाता है और नेगेटिव भी। हमारा जो कॉन्सेप्ट है अभी तक क्या आया, केवल करंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये हमें क्या बताता है कि पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों होते हैं। अच्छा इसके बाद में चौथा सेमीकंडक्टर, इसकी बात करनी है हमें, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, आधे इंसुलेटर और आधे कंडक्टर। हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर होते हैं और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं आप, कंडक्टर्स। और अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं भैया, इंसुलेटर्स। हाई टेम्परेचर पे ये कंडक्टर्स होते हैं और लो टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स होते हैं। डन। अच्छा सेमीकंडक्टर के अंदर अगर चार्ज कैरियर की बात करें, किसकी बात करें अपन, चार्ज कैरियर्स की बात करें तो वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये दो चीजें होती हैं। कौन होते हैं सेमीकंडक्टर्स में आपके चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स पॉजिटिव होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव होते हैं। तो अब ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। बस सेमीकंडक्टर वाले केस में इनको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव वाले को क्या बोला जाता है, होल्स बोला जाता है। आई बात समझे, ये होल वगैरह क्या होता है, सेमीकंडक्टर अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, इसको अपन उस समय डिस्कस करेंगे। हो गया, तो चार्ज कैरियर्स क्लियर है आपको। अब बताओ कंडक्टर्स में करंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी जगह पर इंसुलेटर अगर करंट बनाता है तो वहां पे भी कौन जिम्मेदार है, अगर इलेक्ट्रोलाइट करंट बना रहा है तो उसमें कौन जिम्मेदार है, अगर सेमीकंडक्टर कहीं पे करंट बना रहा है तो कौन कौन जिम्मेदार है, चार्ज कैरियर। क्लियर होगा। और जब भी ये चार्ज कैरियर चलेगा वहां पे उस जगह पर क्या बनेगी, करंट एस्टैब्लिश होता है। डन। सो इसके बाद हम लोगों को स्टडी करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ना है हमको, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।